हमने लास्ट शुरू कर दिया था डेलीगेशन, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उसके हमने एलिमेंट्स पढ़े थे 3 तरह के, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। देन हमने किया था फीचर्स, उसके बाद हमने बस छोटी मोटी चीज़ें और करी थी। नाउ आज हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस पे, ठीक है। किस पे? इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। नाउ डेलीगेशंस के क्या इम्पोर्टेंस है? पहला, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, मीन्स इन डेलीगेशन प्रोसेस में मैनेजर passes routine work to subordinates, so they are free to concentrate on other important matters, ठीक है ना। एक चीज़ समझो, एक मैनेजर है, एंड उसकी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स जो है वो बहुत टाइम से लो चल रही है। नाउ उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मशीन्स जो हैं, मशीन्स रिपेयर होनी है, ठीक है। बिल्डिंग में पेंट होना है, ठीक है। लास्ट मंथ जो नोटिस पास हुआ था उस नोटिस को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। ये 3 टास्क, ठीक है, और ये है किसके अंडर? मैनेजर के अंडर ही। नाउ इस साइड एक काम है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर के पास 3 काम है। लेकिन इम्पोर्टेंस किसकी ज़्यादा है? इसकी कि सेल्स क्यों डाउन चल रही है, उस पर इसे क्या अप्रोच होने चाहिए, क्या इनिशिएट्स होने चाहिए, बट काम इधर ज़्यादा है। अगर मैनेजर सेल्स पर ध्यान ना दे के, वर्क की इम्पोर्टेंस ना देख के, वर्क की क्वांटिटी को देख के उधर लग जाए, तो इधर जो इम्पोर्टेंट काम है सेल्स वो छूट जाएगा। सो इस जगह पे क्या करेगा? वो डेलीगेट करेगा, डेलीगेशन को काम मिलेगा। वो क्या करेगा? डेलीगेशन प्रोसेस को यूज़ मिलेगा, ठीक है। क्या करेगा? वो अपने काम को डेलीगेट कर देगा। किसको? सबऑर्डिनेट्स, मतलब उसके नीचे वाले लोग जो हैं मैनेजर के। किसी को काम दे देगा मशीन रिपेयर करवाने का, किसी को काम दे देगा भाई कि आप जो है अच्छी लेबर ढूंढ के लाओ, सब कुछ लेके आओ, बिल्डिंग में पेंट करवाओ, ऑर्गेनाइजेशन में हमारी। किसी को नोटिस को फॉरवर्ड करने का काम दे देगा, और वो अपना जो टाइम है वो किस पे देगा? सेल्स क्यों डिक्रीज़ हो रही है। यही इसमें कहना का मतलब है, ठीक है। यही इसमें हमें ये कह रहा है। क्या कह रहा है? कि डेलीगेशन प्रोसेस जो है उसमें
मैनेजर पास कर देता है रूटीन वर्क को टू किसको, सबॉर्डिनेट, ताकि मैनेजर जो है वो फ्रीली कंसंट्रेट कर सके किस पे, इम्पोर्टेंट मैटर्स पे। समझे बेटा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट नाउ as result of delegation, employee gets more opportunity to utilize their talent. ठीक है, it allows them to develop those skills which help them to perform complex tasks. Delegation helps in making better future. Now manager by giving them chance to use their skill gain experience of work related to higher job position. समझना मेरे साथ 2 मिनट। as of result मीन्स एज ऑफ रिजल्ट का मीन्स एज रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, एज रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन। अब ये वर्ड्स ना इन्हें लिखा करो, समझा करो। एज रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन का मतलब होता है डेलीगेशन की वजह से। ठीक है, एज रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन की वजह से एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। भाई उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, it means delegation. It allows them to develop those skills which help them to perform complex tasks. और डेलीगेशन की वजह से जो उन्हें कुछ काम नया सौंपा जाता है, कुछ काम सौंपा जाता है, उसके वजह से उनकी स्किल डेवलप होती है, जिसके वजह से वो कॉम्प्लेक्स टास्क को भी कंप्लीट कर पाते हैं। डेलीगेशन हेल्प्स मेकिंग बेटर फ्यूचर। ठीक है, कह रहा डेलीगेशन जो है वो हेल्प करता है कि फ्यूचर को बेहतर बनाया जा सके। मैनेजर बाय गिविंग देम चांस टू यूज़ देयर स्किल, मैनेजर उनको चांस देता है कि यूज़ करो उनका अपना स्किल, एक्सपीरियंस लो हमारे यहाँ से। ठीक है, रिलेटेड टू उन हायर जॉब पोजीशन से, जो बड़ी बड़ी जॉब पोजीशन है उनमें। ठीक है, लास्ट रीड करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। कह रहा है यहाँ से कह रहा है डेलीगेशन की वजह से एम्प्लॉय को मिलता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ताकि वो यूटिलाइज कर सकें अपने टैलेंट को। डेलीगेशन अलाउ करता है एम्प्लॉय को कि वो डेवलप कर सकें स्किल जो हेल्प करेगा उनको परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्स टास्क को। डेलीगेशन हेल्प करता है फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। मैनेजर बाय गिविंग देम चांस टू यूटिलाइज देयर स्किल, मैनेजर उनको चांस देता है कि वो अपने स्किल को यूटिलाइज करें, एक्सपीरियंस को गेन करें काम में, जो रिलेटेड है वो काम जो बहुत हायर जॉब पोजीशन के हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हमने पढ़े अभी तक? डेलीगेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है कि भाई इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, मोटिवेट करना किसको? एम्प्लॉय को। ना कह रहा है इन डेलीगेशन व्हेन मैनेजर इज शेयरिंग his responsibilities, authorities
with subordinate, it motivates the subordinate as they develop the feeling of belongingness and trust which is shown to them by their superiors. जब आप सपोज किसी फंक्शन में गए हो, ठीक है, और वहाँ पर जिसका फंक्शन था उसने आपको कहा कि जितना भी फूड स्टॉल है, उसको आप संभालोगे, ठीक है, आप संभालोगे। एंड खाना जब भी खुलेगा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, एंड एक एक काम आपसे पूछ के होगा, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, आपको यहाँ पे एक बिलोंगिंगनेस लगेगी, यस आई एम कनेक्टेड विद दिस फंक्शन। भाई वरना नॉर्मली क्या होता, आप जाते, आपने खाया नहीं खाया, आप फंक्शन में आए भी हो नहीं आए हो, एंड आप उनके सामने भी गए, उनसे हाथ मिलाया, हाँ ओके ठीक है, आप निकल गए। बट यहाँ पर उन्होंने क्या करा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, यहाँ पर उन्होंने आपको एक अथॉरिटी दी, तो एक आपको बिलोंगिंगनेस, एक अपनापन फील होगा। दूसरी बात, उन्होंने आप पर एक ट्रस्ट दिखाया कि हाँ भाई ये मजबूत आदमी है, ये इस काम को कर सकता है, इस काम को परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, एक बिलोंगिंगनेस फील होगी, आपको एक ट्रस्ट फील होगा, ठीक है। बस यही बात ये यहाँ पर कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन डेलीगेशन, जब व्हेन मैनेजर शेयर करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट के साथ, तो ये चीज़ मोटिवेट करती है सबॉर्डिनेट को, एज इसकी वजह से एक डेवलप होती है एक चीज़ जो क्या है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ट्रस्ट, जो विच इज़ शो करी गई हो उनको बाय उनके सुपीरियर। समझे, फिर से पढ़ लो क्या कह रहा है। इन डेलीगेशन में जब मैनेजर शेयर करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसकी अथॉरिटी को सबॉर्डिनेट के साथ, तो ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती है सबॉर्डिनेट को, क्योंकि उनका डेवलप होता है बिलोंगिंगनेस एंड ट्रस्ट जो उनको दी जा रही है उनके सुपीरियर द्वारा, ठीक है। होप कि समझ आया हो आपको। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ये समझा से लगेगा हमें। कह रहा है डेलीगेशन हेल्प्स इन expansion of organization by providing a ready workforce to take up leading position. Trained and experienced employees are able to play significant roles in launching of new project by using the working style which they have learned in the existing unit in the newly set up branches. समझो, कह रहा है डेलीगेशन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को फैलने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए।
ठीक है, कैसे? बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्क फोर्स। ठीक है, क्योंकि हमने तो डेलीगेट कर दी, हमारे पास एक वर्क फोर्स रेडी है हमेशा। ठीक है, इसे हमने क्या करा कि शादी आने से पहले उसने आप सबको काम डेलीगेट कर दिया, तो एक वर्क फोर्स हमारी पहले से तैयार है। ठीक है, टू टेक अप लीडिंग पोजीशन, जिससे क्या होगा, हम एक लीडिंग पोजीशन में आएंगे। कह रहा है ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जो होंगे वो एबल रहेंगे प्ले करने के लिए सिग्निफिकेंट रोल्स को इन, अगर कुछ न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करे जाते हैं। ठीक है, समझ आया? और इस सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करने के लिए एबल कैसे रहेंगे? बाय यूजिंग वर्किंग स्टाइल जो उन्होंने लर्न किया है अपने पिछले यूनिट्स में। ठीक है, या न्यूली सेटअप ब्रांचेस में। समझ आया? नेक्स्ट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ठीक है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की कह रहा है डेलीगेशन इस्टेब्लिश करता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, जो बेस है हायरार्की ऑफ मैनेजर के लिए। हायरार्की, यू नो व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की क्या है? एक चैनल है, टॉप, मिडल एंड लोअर, इसे हम हायरार्की कहते हैं। ठीक है, जैसे हायरार्की मीन, जैसे कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मम्मी से बोलोगे पहले कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी पापा से बोलेंगी। ठीक है, अगर पापा भी किसी और पे डिपेंडेंट है तो वो वहाँ जाके बात पूछेंगे। समझ आया आपको? The extent of power delegated to subordinate decides who will report to whom, and the power at each job position forms the management hierarchy. Now कह रहा है डेलीगेशन जो है वो इस्टेब्लिश करता है, क्रिएट करता है, बनाता है एक सबॉर्डिनेट, एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिश्ता, रिलेशनशिप। ठीक है, जो किस चीज़ पर बेस होता है? हायरार्की ऑफ मैनेजर पे बेस पे होता है। ठीक है, विच इज़ द बेस फॉर हायरार्की मैनेजर। नाउ कह रहा है जो पावर का एक्सटेंट है वो डेलीगेट किया जाता है सबॉर्डिनेट्स को। ठीक है, जो एक्सटेंट ऑफ पावर है डेलीगेट करा जाता है सबॉर्डिनेट्स को डिसाइड करने के लिए कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, और जो पावर दी गई है वो जॉब पोजीशन में, उसकी वजह से फॉर्म होता है मैनेजमेंट हायरार्की। मतलब कैसे वो होगा? ये तो भाई कह रहा है हमें कि जो भाई डेलीगेशन है वो इस्टेब्लिश करता है सबॉर्डिनेट और सुपीरियर रिलेशनशिप को। ठीक है, जो किसके बेस पर होता है? हायरार्की ऑफ मैनेजर के बेस पे। कह रहा है जो एरिया है, एक्सटेंट है पावर का, वो डेलीगेट किया जाता है सबॉर्डिनेट को। ठीक है, और डिसाइड किया जाता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा। एंड द पावर एट ईच जॉब पोजीशन, जो पावर आपने दी है हर जॉब पोजीशन पे, उसके वजह से मैनेजमेंट हायरार्की तैयार होती है। भाई आपने जॉब पोजीशन के अंदर पावर बांटी है लोगों को, किसी को कम पावर बांटी, किसी को एज पर आपने हायरार्की, जो भाई टॉप मैनेजमेंट है वो नीचे वाले को पावर देगा, उससे नीचे वाले को वो कम थोड़ी पावर दी जाएगी, देन लोअर में थोड़ी और कम पावर दी जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? ये हायरार्की रेडी हो रही है विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन।
ठीक है। नाउ बेटर कोऑर्डिनेशन, नाउ सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क गिव्स क्लियर पिक्चर ऑफ वर्क टू एवरीवन। कह रहा है कि अगर आप सिस्टमैटिक डिवीजन करते हो काम का, तो इसकी वजह से क्लियर पिक्चर बनती है वर्क की, सबको, कि क्या काम है। ठीक है। नाउ एंड देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्लैरिटी इन, ये देखो लैंग्वेज, देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, clarity in duties assigned, and reporting relationship brings effective coordination of the in the organization. Now क्या मतलब, कह रहा है जहाँ पर सिस्टमैटिक डिवीजन होगा विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन, सिस्टमैटिक डिवीजन है विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन। अच्छा, सिस्टमैटिक डिवीजन किसका? वर्क का। इसके वजह से क्या होगा, ये क्लियर पिक्चर देगा वर्क की सबको, जिसके वजह से क्या नहीं होगा, देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्लैरिटी रहेगी ड्यूटीज़ में जो उन्हें असाइंड हुई हैं, और जो इनका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होगा इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन रहेगा। फिर समझ लो मेरे से, फिर समझ लो, सिस्टमैटिक डिवीजन बिकॉज ऑफ डेलीगेशन, सिस्टमैटिक डिवीजन किस में? काम में। इसकी वजह से क्या होगा, एक क्लियर पिक्चर मिलेगी काम की सबको, जिसकी वजह से क्या होगा, किसी काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा, सबको क्लैरिटी रहेगी उन काम में जो उन्हें डेलीगेट कहे हैं, और उनके बीच में जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रहेगा इसके वजह से एक इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। कह रहा है इन प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस में मैनेजर्स आर अलाउड टू शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क विद सबऑर्डिनेट्स विच हेल्प मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। विद द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन मैनेजर can pass all their routine work to subordinates and concentrate on important work. Without delegation, manager will overburden with the work. सिंपल वही लैंग्वेज है जो आप पहले ऊपर पढ़ के आए हो, सेम वही चीज़ लिखी है, कट कॉपी है, बस कुछ न्यू थिंग्स ऐड है। कह रहा है इन प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस में मैनेजर को अलाउ किया जाता है कि वो शेयर करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट के साथ, जिसकी वजह से मैनेजर को हेल्प रहेगी कि वो अपना वर्कलोड को रिड्यूस कर सके। विद डेलीगेशन प्रोसेस के साथ की वजह से मैनेजर पास करेगा अपना रूटीन वर्क को, किसको? अपने सबऑर्डिनेट को। उसके बाद क्या करेगा, डेलीगेशन करने के बाद कंसंट्रेट करेगा किस पे? इम्पॉर्टेंट काम में। अगर वो डेलीगेशन नहीं करता है तो मैनेजर विल बी क्या हो जाएगा, वो ओवरबर्डन हो जाएगा कामों में। तो ये थी इम्पोर्टेंस। ठीक है। नाउ टॉपिक एक्सचेंज, डेलीगेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिसेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है।
नाउ centralization and decentralization are related term as organizers uses both the policies. सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी टर्म है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, दोनों को। डेफिनेशन क्या है वो पढ़ेंगे। सेंट्रलाइज्ड, नाम ही पता चल रहा है सेंटर में, ठीक है। रेफर centralization refer to concentration of power authority in few hands, that is top level. An organization is centralized when the decision making authority is in the hand of top level management only. Now एक ABC ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पर फॉलो होता है सेंट्रलाइज्ड पावर, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस यूज होता है सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी डिसीजन मेकिंग होंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होंगे, वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होंगे। वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होंगे, ठीक है। किसके पास होंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस डिसीज़न में नीचे वाले क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है। ये मिडिल वाले हैं या लोअर वाले हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो अपनी बात क्या कहना चाहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ टॉप लेवल वाले अपना डिसीजन लेंगे एंड उसको पास ऑन कर देंगे, ठीक है। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन, नाउ No. Decentralization can be defined as even and systematic distribution of authority at every level of management, ठीक है। Under decentralization, every employee working at different level get some share in authority. Complete centralization means concentration of all decision making function at top level. On the other hand, complete decentralization imply delegation of all decision making function at lower level. देखो दो चीज़ समझो, सिर्फ दो चीज़ समझो। मेन क्या चीज़ है? मेन चीज़ है, बहुत बड़ा हो गया है। मेन चीज़ है डिसीजन मेकिंग फंक्शन। अगर सेंट्रलाइज्ड है
ऑर्गेनाइजेशन आपकी, तो सारे डिसीजंस कहाँ पे लिए जाएंगे? टॉप लेवल पर बस। और आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड है तो सारे डिसीजन कहाँ पे लिए जाएंगे? टॉप, मिडल एंड लोअर, सबको चांसेस मिलेंगे। बस यही चीज़ लिखी है उसमें, बस सेम यही चीज़ लिखी है। नाउ अब जो बात है वो समझने वाली है। कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं होगी और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं होगी। ठीक है, समझ आया? एक ऑर्गेनाइजेशन ना 100% डिसेंट्रलाइज्ड होगी, सेंट्रलाइज्ड होगी, ना 100% डिसेंट्रलाइज्ड होगी। समझ आया? एज इट ग्रोज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी देयर इज टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, कह रहा है एज इट ग्रोज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे आप साइज बढ़ाओगे आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, एज इट ग्रो इन साइज में या कॉम्प्लेक्सिटी में, उसकी जो टेंडेंसी है वो अपने आप मूव करने लगेगी डिसेंट्रलाइज की तरफ। आपको डिसीजन मेकिंग फंक्शन को की पावर और लोग को देनी ही पड़ेगी, ये कह रहा है। अगर आप ग्रो करना चाह रहे हो या ग्रो कर रहे हो साइज़ को लेके, कॉम्प्लेक्सिटी को लेके, तो भैया देयर इज टेंडेंसी रहेगी कि आप मूव करोगे। ठीक है, ये फॉरवर्ड है कि टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, लोगों को अथॉरिटी देनी ही पड़ेगी, लोगों को पावर देनी ही पड़ेगी। ठीक है, कह रहा है ना there is this is because in large organization professional and specialized employee who are directly involved in certain operation tend to have more knowledge about those operation than top level. Now कह रहा है दिस इज बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय जो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं किसी सर्टेन ऑपरेशन में, तो उनको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट उन ऑपरेशन के बारे में देन टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हो रही हैं। ठीक है, हैंस देयर इज नीड फॉर बैलेंस, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा बिटवीन टू कोएग्जिस्टिंग फोर्सेस। एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कह रहा है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 100% डिसेंट्रलाइज्ड ही कर लो या 100% सेंट्रलाइज्ड कर लो, आप इसका बैलेंस बना के चलोगे। ठीक है, नाउ अब हम फीचर्स पढ़ेंगे। कुछ नहीं समझो, बस इतना समझो एक डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइज में कि काम कुछ लोग को बांट रखा है। ऊपर जो सबसे हाईएस्ट पे बैठे हैं लोग बाग, सिर्फ वही हर चीज़ का डिसीजन लेंगे, अच्छा बुरा वही सोचेंगे।
और डिसेंट्रलाइज में सब लोग अपना पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में, बस इतनी सी बात है। कह रहा है फीचर्स पढ़ते हैं ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। कह रहा है डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी को लोअर लेवल पर ट्रांसफ़र करने से भी बहुत ज़्यादा की चीज़ है। सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने बस ट्रांसफ़र कर दिया अथॉरिटी एंड चीज़ ख़त्म, इससे भी कई ज़्यादा लेवल की चीज़ है वो। ठीक है, जस्ट वो अथॉरिटी का डेलीगेशन करना, अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करने तक ही नहीं है, उससे भी ज़्यादा की चीज़ है। कह रहा है इट इम्प्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। कह रहा है इसके अंदर हम सिलेक्टिव डिस्पर्सल करते हैं अथॉरिटी का, मतलब कुछ चुनिंदा ही अथॉरिटी का ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि सारी अथॉरिटी कुछ चुनिंदा। इट शोज़ द बिलीफ, इसमें एक बिलीफ है दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, हमारे लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो कॉम्पिटेंट है, वो कैपेबल है एंड वो रिसोर्सफुल हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट करता है दैट एम्प्लॉय जो है मिडल पे लोअर लेवल पे कैन अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस। क्या डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट करता है कि एम्प्लॉय जो है मिडल पे लोअर पे वो अज्यूम कर सकते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिसीजन मेकिंग के लिए उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिसीजन में। डिसेंट्रलाइजेशन रिकग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइज नहीं रिकग्नाइज करा कि decentralization recognizes the need of authority for decision makers। डिसेंट्रलाइज ने रिकग्नाइज करा कि नीड क्या नीड है अथॉरिटी की डिसीजन मेकिंग के लिए। कोई सेंस नहीं बन रहा इस लाइन का। टॉप लेवल मैनेजमेंट carefully select those decisions which will push down to lower level, those that will retained at higher level। इसमें से कोई 5 याद कर लेना बस, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा ये बचा है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें ज़्यादातर जो ध्यान दिया है वो डिसेंट्रलाइजेशन पे ही दिया, सेंट्रलाइजेशन पे उतना नहीं दिया, ठीक है। देन कल हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा इम्पोर्टेंस वाले पढ़ के।